दोस्तों, मैं आपके लिए लेखपाल के पेपर के जीएस के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह पेपर 14 सितंबर 2015 को कराया गया था। लेखपाल का पेपर यूपी ट्रिपल एस कराती है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और जो लेखपाल का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। 100 नंबर का पेपर होता है। वो 4 सेक्शन में बटा होता है: हिंदी, गणित, जीके और ग्रामीण विकास। किसी भी पेपर के पैटर्न और लेवल को जानने के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें उसके क्वेश्चंस के लेवल का पता चलता है कि उस परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं जो लेखपाल के पेपर में पूछे गए थे, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा में फिर से इसी लेवल के क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या नमक कर के विरुद्ध, या अगस्त कथन के विरुद्ध। तो देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी जी ने नमक कर के विरुद्ध शुरू किया था। गांधी जी से और जो 3 क्वेश्चन हैं वो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन हैं कि बताइए कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं जिससे अगली बार परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था। उनका मानना था कि अगर हम सरकार के कामकाज में सहयोग ना दें तो सरकार गिर जाएगी और अंग्रेज हम पर हुकूमत नहीं चला पाएंगे और देश आज़ाद हो जाएगा। तो ये उनका पहला तरीका था। तो असहयोग आंदोलन में बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज छोड़े, और इस तरीके से देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन से बात नहीं बनी। फिर गांधी जी आए अवज्ञा पे, मतलब अब आज्ञा नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, हम कानून तोड़ेंगे, देखते हैं अंग्रेजों को। तो 1920 से 10 साल बाद यानी कि 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। फिर जब इससे भी बात नहीं बनी, ये दोनों पैंतरे आजमा लिए गांधी जी ने, तब लास्ट में 1942 में उन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आई होप ये तीनों आपको थोड़े से डिस्कशन के बाद याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों और रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो ये 2015 में पेपर हुआ था सितंबर में। उसी समय 26 अप्रैल को बहुत तेज भूकंप भी आया था, जिसके झटके भारत में भी महसूस किए गए थे, आप सबको याद होगा। तो उस समय लेटेस्ट ये बहुत ही हॉट टॉपिक था और पेपर में इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस क्वेश्चन को मैंने उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से फिर भी नहीं हटाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी भारत सरकार कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई दूसरा ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन बंदर या कुछ भी चलाती है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बार बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है। इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया, क्योंकि अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन सहाय, या ऑपरेशन मैत्री, या ऑपरेशन नेपाल। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीपी के क्या अभिप्राय हैं? मतलब आपको एनपीपी का फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, दूसरा नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे देश की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसका लक्ष्य सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य है। यानी कि सन 2045 तक ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे हमारी जनसंख्या में वृद्धि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, या विपक्ष का नेता। तो भारत में जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। इसको जरा से डिस्कशन से समझते हैं। देखिए, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है? भारत का प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है। आपने देखा होगा जो मंत्रालय होते हैं जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उन सब का जो हेड होता है उसको कैबिनेट स्तर का मंत्री कहते हैं। वो मंत्री कोई नीति बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है देश के लिए, और अगर उस पॉलिसी में कोई कमी है तो उसका विरोध करने के लिए भी तो इसी स्तर का मंत्री होना चाहिए। इसलिए उन सभी पॉलिसीज की जांच करता है, या हमेशा विरोध ही करता है भारत में। तो
तो जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होगा, तभी तो उसका विरोध कर पाएगा। छोटा मोटा होगा तो वो कैबिनेट स्तर के मंत्री की बात को कहाँ काट पाएगा। तो आई होप इस छोटे से डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का मंत्री क्यों होता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो ये तो बहुत ही बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इससे पता चलता है यूपी ट्रिपल एससी में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं, सरल भी आते हैं। तो इसका तो आंसर है बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर अभिनेता इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत सरकार द्वारा उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन है हमारे पास, उनको मिला था पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो उनको सन 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। और पद्म श्री भारत का 4 नंबर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहले नंबर का कौन है, देखिए ये इनवर्स क्रम में लिखे हुए हैं। पहले नंबर का है भारत रत्न, दूसरे का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आप नेट से पेपर डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा तो आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसके ऑप्शन है शशांक मनोहर, जगमोहन डालमिया, एन श्रीनिवासन या जहीर अब्बास। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आंसर था वो कुछ और था, लेकिन प्रेजेंट में 2019-20 में जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो है शशांक मनोहर। तो क्वेश्चन नहीं बदला, बस इसका आंसर बदल गया है। पुराना क्या आंसर था उसको जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि प्रेजेंट में शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। ऑप्शन है मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो देखिए भारत में जो मेन 19 रिफाइनरीज हैं तो उनमें से 10 रिफाइनरी अकेले तो इंडियन ऑयल के पास हैं, यानी कि IOCL के पास हैं। तो इसका भी राइट आंसर है IOCL। और एक बात और याद रखिए, इंडियन ऑयल ही भारतीय रेल में तेल भरने का काम करती है, यानी कि जो डीजल इंजन होते हैं भारतीय रेल के, उनमें इंडियन ऑयल ही तेल की सप्लाई करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। शुष्कन, परासरण, प्रस्फुटन या प्रस्वेदन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रस्वेदन। अभी प्रस्वेदन होता क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनावरण पर किसी पदार्थ का, यानी कि हम कोई पदार्थ लेते हैं, उसको वायुमंडल में खुला अगर हम छोड़ दें, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायुमंडल से नमी का अवशोषण करता रहता है। कब तक करता रहता है नमी का अवशोषण, जब तक कि वह एक बिलियन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब है, अगर कोई पदार्थ वायुमंडल में खुला हुआ है तो वह नमी का अवशोषण कर रहा है और नमी का अवशोषण करते करते वह एक बिलियन में कन्वर्ट हो जाए तो पदार्थ के इस गुण को कहते हैं प्रस्वेदन। मतलब पदार्थ पूरी तरह से पिघल जाए नमी धारण करते करते और बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है तो यही गुण प्रस्वेदन कहलाता है। आई होप आपको इस फिगर से थोड़ा सा समझने में मदद मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। देखिए जो भारत का सबसे मेन भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या कर्क रेखा के दक्षिण में। देखिए इसको मैप से समझते हैं। देखिए ये है हमारा भारत, यहाँ से ये गुजरात वाला हिस्सा है, फिर राजस्थान वाला हिस्सा, और ये कश्मीर, और ये होता हुआ, और ये पूरा असम और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ऐसा। इसी में बीच में छोटा सा बांग्लादेश भी फंसा हुआ है, उसको भी निकाल दें तो ये हमारा पूरा इंडिया का नक्शा हो गया। तो अब कन्याकुमारी कहाँ पर है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में यहाँ पर। तो पूछा गया कि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के सापेक्ष क्या है। देखिए ये निकली है भूमध्य रेखा, और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकली है, कर्क रेखा। ये वाली रेखा है, ये कर्क रेखा है। हालांकि इसमें मैप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया,
आप समझ सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से निकली है कर्क रेखा। तो यहाँ पर पूछा गया है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। देखिए भूमध्य रेखा है और भारत है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो इसमें तो डिस्कशन जैसा कुछ है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। तो जो रक्षा व्यय होता है वो केंद्र सरकार के व्यय में शामिल नहीं होता है। रक्षा व्यय कौन सा? तो बाहर से हम जो रक्षा उपकरण खरीदते हैं सेना के लिए, कोई हमने पनडुब्बी खरीदी या कोई नई मिसाइल खरीदी या कोई नई किस्म की राइफलें, बंदूकें खरीदी, तो उन सब का खर्च केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। याद रखिए, केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा या हिंदू लीग द्वारा? देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? ब्रिटिश सरकार और उस समय की कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। और इसी दिन भारत के कलकत्ता शहर में व्यापक रूप से सांप्रदायिक दंगे हुए, आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां हुई और बहुत से लोग मारे गए, बहुत सारा खून खराबा हुआ। इसलिए इस दिन को हम लोग ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बताइए ग्रेट कोलकाता किलिंग्स किस दिन को कहा जाता है? तो उसका आंसर है 16 अगस्त 1946 का दिन, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन है हमारे पास, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। किसको माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बड़ा ही अच्छा बनता है कंफ्यूज करने के लिए, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगर यहीं पर ऑप्शन में लिख देता कि बताइए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है, तो उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। देखिए, ये लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 में क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि दूसरे संविधान विशेषज्ञ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो कौन सा है? फ्लोरीन हमारा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार लगभग हर परीक्षा में रिपीट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। नेक्स्ट है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2019 जीता है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर लिखा हुआ था किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। तो ये तो हर साल आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। कोपा अमेरिका एक तरीके की फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। तो 2019 का कोपा अमेरिका किसने जीता है? 2020 में भी होने वाला है जून के महीने में, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो 2019 का ही याद करते हैं तब तक। तो 2019 का जीता है ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर लुढ़काने से अधिक आसान होता है। क्यों होता है आसान? देखिए, आप पहले इसकी फिगर देख लीजिए, तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पर एक ढालू सड़क है, इस पर एक पत्थर नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है जबकि ऊपर की ओर चढ़ाना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन भी देख लेते हैं। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दर लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य से उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, उठाने की अपेक्षा अधिक होता तो ये कठिन हो जाता लुढ़काना। नेक्स्ट है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। समान भी नहीं होता, अगर समान होता तो दोनों में एक ही समान बल लगाना पड़ता, तो दोनों में से कोई भी कठिन नहीं होता, न लुढ़काना न ऊपर की ओर खींचना। नेक्स्ट है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य से उठाने की अपेक्षा कम होता है। ये सही हो जाएगा। लुढ़काने में आप जरा सा धक्का दीजिए, पत्थर अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे लुढ़कता हुआ चला जाएगा।
जबकि आपको अगर ऐसे ऊपर खींचना है तो आपको घर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो यही हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। इस ऑप्शन में रेट के बारे में बात की गई, दर के बारे में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन मतलब देश के अंदर, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय, अब आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कम से कम उसमें 2 देश तो हो ही, तभी तो अंतरराष्ट्रीय होगा। इसमें तो लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये ऑप्शन गलत है। देश में लोगों का संचलन मतलब किसी एक ही देश की बात की जा रही है। इसमें है एक गांव से दूसरे गांव में, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय नहीं हुआ। जबकि फोर्थ ऑप्शन में है देशों के बीच लोगों का संचलन, यानी कि इसमें 2 से अधिक देशों की बात की जा रही है। तो 2 से अधिक देशों के बीच लोग आपस में आवागमन करते हैं तो उसको अंतरराष्ट्रीय संचलन या माइग्रेशन कहा जाता है। इसी को प्रवास भी कहते हैं। अब प्रवास शब्द से भी पकड़ सकते हैं। देखिए प्रवास में छुपा हुआ है परवास, पर मीन्स दूसरा, वास मीन्स रहना, तो दूसरे देश में जाकर रहना माइग्रेशन कहलाता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए HDFC बैंक ने कौन सा गीत जारी किया है? तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का मैंने चेंज किया, इसकी जगह कुछ और पूछा गया था इसी तरीके क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है, गो कोरोना गो, हम हार नहीं मानेंगे, कोरोना को हराना है, या जो डर गया समझो वो बच गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो HDFC बैंक ने जो गीत जारी किया है उसको AR रहमान ने गाया है, उसका शीर्षक है हम हार नहीं मानेंगे। तो इसमें से ये वाला आंसर सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके परीक्षाएं पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्ष नहीं, यहाँ पर वर्षा है, वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है, क्या है? पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस मौसम नाम दिख गया, आप टिक करिए और आगे बढ़िए। भारत की ही नहीं विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्रेटिन या कोलेजन। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन करती है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि ब्राह्मण मूल पाठ है, क्या भरना है, फिल करना है, कौन सा ऑप्शन होगा? अथर्ववेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, या ऋग्वेद के, या यजुर्वेद के? तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद है जो पद में लिखा गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यजुर्वेद पद और गद दोनों में लिखा हुआ एकमात्र वेद है। अब इन्होंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया, बताइए शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यजुर्वेद। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922 या 13 मार्च 1922? तो देखिए चौरा चौरी घटना थी, वो क्या घटना थी, हमने बताया था जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो जगह जगह आंदोलनकारियों की भीड़ इकट्ठा होकर जुलूस निकाला करती थी। ऐसा ही एक जुलूस उस समय के संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान से गुजर रहा था। वहां पर एक पुलिस चौकी थी, तो उस समय के ब्रिटिश सिपाहियों ने इस भीड़ पर गोली चला दी। जब भीड़ पर गोली चला दी तो भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने उस थाने में आग लगा दी, और इससे लगभग 23 सिपाही उसी थाने में जलकर राख हो गए। और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर है 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? नरसिंगन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति या मल्होत्रा समिति? कौन सी समिति ने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? तो अगर आप 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको तीनों याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका आंसर इन्हीं सब ऑप्शन में छुपा हुआ है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।